जरा सोचिए, कोई सुबह उठता है, बाहर खिड़की से देखता है, आसमान एकदम साफ है, सड़क पर कोई ट्रैफिक भी नहीं है और मौसम बहुत ही सुहावना है। एक परफेक्ट सुबह। बिल्कुल। भौतिक रूप से देखें तो सब कुछ एकदम सही है, लेकिन फिर भी एक हजारों साल पुराना कैलेंडर ये चेतावनी दे रहा है कि आज शाम 4:30 बजे के बाद अगर कोई भी नया या कह लें कोई शुभ काम शुरू किया तो वो बुरी तरह उलझ सकता है। अरे बाप रे। हाँ, तो मतलब ये सुनने में थोड़ा अजीब और विपरीत लगता है ना। भौतिक मौसम कह रहा है कि आगे बढ़ो, लेकिन ये एक अलग ही तरह का मौसम, एक अदृश्य मौसम आपको रुकने को कह रहा है। सही बात है। और देखिए, यही विरोधाभास ही इस विषय को इतना दिलचस्प बनाता है। हम जिस दुनिया को अपनी आंखों से देखते हैं वो बहुत ही स्पष्ट है। काले बादल हैं तो छाता ले लो। लेकिन जब हम उस ब्रह्मांडीय मौसम या जिसे कॉस्मिक वेदर कहते हैं उसकी बात करते हैं तो हम एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जहां समय सिर्फ घड़ियों में नहीं मापा जाता, उसकी अपनी एक गुणवत्ता होती है। गुणवत्ता। बिल्कुल। यहाँ विज्ञान, प्राचीन मनोविज्ञान और सदियों पुरानी आस्थाएं एक साथ मिलकर इंसान के फैसलों को प्रभावित करती हैं। क्या बात है। और आज के इस गहन विश्लेषण में सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत है वो ठीक इसी ब्रह्मांडीय मौसम का एक बहुत ही विस्तृत नक्शा है। यह 22 मार्च 2026 रविवार के लिए एक दैनिक राशिफल और पंचांग है जी, जिसे भक्ति की शक्ति 4771 नाम के एक YouTube चैनल के माध्यम से शेयर किया गया है। जी। हमारा आज का मिशन इस बात की तह तक जाना है कि कैसे ये प्राचीन ज्योतिषीय गणनाएं आज के इस आधुनिक एल्गोरिदम से चलने वाले डिजिटल युग में लोगों के दैनिक जीवन को दिशा दे रही हैं। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। बिल्कुल। क्योंकि ये सच में हैरान करता है कि कैसे इस प्राचीन प्रणाली को इतने व्यवस्थित ढांचे में पिरोया गया है, जहां एक ही तारीख किसी एक व्यक्ति के लिए अचानक धन लाभ का संकेत है जी, तो किसी और के लिए भारी सावधानी बरतने की चेतावनी लेकर आती है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जानकारी सिर्फ भविष्य जानने की कोई जादुई उत्सुकता नहीं है। जो लोग इस पर विश्वास करते हैं उनके लिए दिन की शुरुआत में की जाने वाली एक तरह की मानसिक तैयारी है। मेंटल प्रेप। हाँ, ये एक मनोवैज्ञानिक ढांचा है जो इंसान को आने वाली चुनौतियों के लिए पहले से ही सतर्क कर देता है या फिर अवसरों के लिए उत्साहित कर देता है। तो फिर इस मनोवैज्ञानिक ढांचे की बुनियादी नींव क्या है? स्रोत के अनुसार दैनिक राशिफल की गहराई में जाने से पहले हमें दिन की उस बुनियादी जानकारी को समझना होगा जिसे पंचांग कहा जाता है। सही कहा। 22 मार्च 2026 के लिए स्रोत बताता है कि ये चैत्र मास है, शुक्ल पक्ष है, तृतीया तिथि है, भरणी नक्षत्र है, शुभ योग है और गरकरण है। अब देखिए, एक आधुनिक इंसान के लिए ये शब्द किसी प्राचीन रहस्यमयी श्लोक की तरह लग सकते हैं। अगर हम इन भारी भरकम शब्दों को एक पल के लिए किनारे रख दें तो इनका असल में मतलब क्या है? मैं समझ सकती हूँ ये शब्द सुनने में काफी भारी लग सकते हैं, लेकिन आसान भाषा में कहें तो ये चंद्रमा और सूर्य के बीच की कोणीय दूरी यानी एंगुलर डिस्टेंस और उनकी चाल को नापने के बेहद सटीक तरीके हैं। अच्छा। देखिए, पश्चिमी दुनिया में हम समय को सिर्फ एक सीधी रेखा में देखते हैं, घंटे, मिनट, सेकंड, बस आगे बढ़ता हुआ। हाँ, एक लीनियर टाइमलाइन की तरह। बिल्कुल। लेकिन पंचांग में समय चक्रीय है, साइक्लिक है। तिथि चंद्रमा का एक दिन है, पक्ष ये बताता है कि चंद्रमा आकार में बढ़ रहा है या घट रहा है। ओके। जैसे कि शुक्ल पक्ष का मतलब है कि चंद्रमा का प्रकाश बढ़ रहा है, जो विकास और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। लॉजिकल है। और नक्षत्र वो विशिष्ट तारा मंडल है जिसके सामने से चंद्रमा उस समय गुजर रहा होता है। ये मूल रूप से एक बहुत ही जटिल लूनी सोलर ज्योमेट्री है जिसे बस आम लोगों के समझने के लिए इन सरल नामों में बदल दिया गया है। ये तो एक बेहतरीन व्याख्या है। मतलब ये सिर्फ समय नहीं बता रहा है, ये हमारे ऊपर के ब्रह्मांडीय पिंडों की स्थिति का एक एक स्नैपशॉट है। बिल्कुल सही। और इसी स्नैपशॉट से वो समय निकलता है जिसे मुहूर्त कहते हैं। स्रोत में कुछ बहुत ही सटीक, एकदम पिन पॉइंट समय सीमाएं दी गई हैं, जैसे सुबह 11:58 से दोपहर 12:48 तक अभिजीत मुहूर्त है और सुबह 06:20 से 07:50 तक अमृत काल है। इन दोनों को किसी भी महत्वपूर्ण काम को शुरू करने के लिए एकदम बेहतरीन समय बताया गया है। लेकिन फिर शाम को 4:30 से 6 बजे तक राहु काल है। हाँ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके लिए एकदम स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि इस समय बस रुक जाना चाहिए, कोई शुभ काम नहीं करना है। सही बात है। अगर मैं इसके बारे में सोचूं
तो ये पूरा सिस्टम मुझे एक ब्रह्मांडीय ट्रैफिक लाइट या कॉस्मिक ट्रैफिक लाइट की तरह लगता है। अरे वाह, क्या तुलना की है। हाँ, मतलब अमृतकाल और अभिजीत मुहूर्त एकदम ग्रीन लाइट है कि रास्ता साफ है, पूरी गति से आगे बढ़ें, और राहुकाल वो रेड लाइट है जहां आपको हर हाल में ब्रेक लगा ही लेना है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये स्पष्ट होता है कि इंसान हमेशा से अनिश्चितता से, जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है उनसे डरता रहा है। बिल्कुल, अनसर्टेनिटी से सबको डर लगता है। तो ये कॉस्मिक ट्रैफिक लाइट उस अनिश्चितता को कम करने का एक तरीका है। जब किसी को लगता है कि वो ग्रीन लाइट में काम कर रहा है तो उसका आत्मविश्वास और फोकस दोनों अपने चरम पर होते हैं। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जब आप किसी काम को सफल होने के विश्वास के साथ शुरू करते हैं तो उसके सफल होने की संभावना अपने आप बढ़ जाती है। और राहुकाल का क्या? राहुकाल जैसी रेड लाइट इंसान को जल्दबाजी में गलत फैसले लेने से रोकती है। ये उसे सोचने और विचार करने का एक ठहराव देती है। ये सच में फैसले लेने की क्षमता को आकार देने का एक बहुत दिलचस्प तरीका है। लेकिन समय की इस ज्यामिति से जो एक और चीज निकल कर आती है वो है दिन का विशेष स्वामी। जी, रविवार होने के कारण आज के दिन का पूरा केंद्र सूर्यदेव को बताया गया है। स्रोत के अनुसार आज के शुभ रंग लाल और सुनहरे हैं और शुभ अंक 1 और 9 है। ये पूरी तरह से तर्कसंगत है। मतलब अगर हम ज्योतिषीय प्रतीकों को गहराई से समझें। वो कैसे? देखिए, सूर्य ऊर्जा, आत्मा, जीवन शक्ति और नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करता है। लाल और सुनहरा रंग कोई संयोग नहीं है। ये सक्रियता, गर्मी और प्रकाश के दृश्य प्रतीक हैं। विजुअल ट्रिगर्स। बिल्कुल। इसी तरह अंक 1 किसी भी चीज की शुरुआत, स्वतंत्रता और लीडरशिप का प्रतीक है। ये सब एक ही ऊर्जावान थीम का हिस्सा है। और यहीं पर स्रोत एक बहुत ही विशिष्ट अनुष्ठान की ओर ले जाता है जिसे आज का महा उपाय कहा गया है। ये दिन का सबसे शक्तिशाली उपाय बताया गया है। जी, मैंने भी पढ़ा वो। इसके निर्देश बहुत ही सटीक हैं। रविवार सुबह स्नान के बाद एक तांबे के लोटे में जल लें, उसमें लाल फूल और अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल डालें और उसे सूर्य देव को अर्पित करें। साथ ही ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। दावा यह है कि इससे बाधाएं दूर होंगी और भाग्य प्रबल होगा। अब देखिए, ये दृश्य सुनने में तो बहुत ही आध्यात्मिक और सुंदर लगता है, लेकिन मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है। कैसी उलझन? क्या तांबे का लोटा, लाल फूल और अक्षत जैसे विशिष्ट सामग्री, क्या ये किसी खास रासायनिक या मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं? मेरा मतलब है, अगर कोई स्टील का गिलास और कोई भी सफेद या पीला फूल इस्तेमाल कर ले तो क्या होगा? क्या ये सिर्फ एक पीढ़ियों से चला आ रहा अंधा कर्मकांड है या इसके पीछे कुछ ठोस है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और यहीं पर प्राचीन परंपरा और आधुनिक मनोविज्ञान आपस में हाथ मिलाते हैं। अच्छा। देखिए, अगर हम इसे सिर्फ कर्मकांड मान लें तो इसका पूरा अर्थ ही खो जाता है। अनुष्ठान में इस्तेमाल होने वाले ये विशिष्ट तत्व व्यक्ति के ध्यान को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। तांबा ऊर्जा का एक बहुत अच्छा सुचालक है, मतलब कंडक्टर है। और आयुर्वेद में भी इसके जल शुद्धिकरण के गुण प्रमाणित हैं। कॉपर बॉटल का पानी तो आजकल सब पीते हैं। बिल्कुल। और जब बात लाल रंग के फूल की आती है तो जैसा हमने पहले कहा, लाल रंग सक्रियता और सूर्य की ऊर्जा का मनोवैज्ञानिक ट्रिगर है। और अक्षत, जो कि बिना टूटा हुआ चावल है, वो इंसान के अखंड या अटूट इरादे का प्रतीक है। क्या बात है। तो जब कोई व्यक्ति सुबह उठकर ये पूरी प्रक्रिया करता है, सही धातु का बर्तन चुनना, विशिष्ट रंग का फूल खोजना, ध्यान लगाना और एक विशिष्ट ध्वनि तरंग यानी मंत्र का उच्चारण करना, तो वो असल में क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? वो अपने दिन की शुरुआत एक गहरे अनुशासन, माइंडफुलनेस और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता के भाव के साथ कर रहा है। वो अपने अवचेतन मन को ये स्पष्ट निर्देश दे रहा है कि आज का दिन ऊर्जावान होने वाला है। अरे वाह! तो ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि एक तरह का इंटेंशन सेटिंग टूल है जो परंपरा के आवरण में लिपटा हुआ है। बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। ये जानकर तो नजरिए में काफी बदलाव आता है। अब जब हम व्यक्तिगत ऊर्जा और माइंडफुलनेस की बात कर रहे हैं, तो ये ऊर्जा हर इंसान पर अलग अलग तरह से काम करती है ना? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि हमने देखा कि ये जो सूर्य की ऊर्जा है, ये सबको एक जैसा प्रभावित नहीं कर रही है। यहीं पर स्रोत सभी 12 राशियों के लिए अलग अलग फलादेश देता है। और अगर हम स्रोत में दी गई इस लंबी सूची को ध्यान से देखें,
तो ये मुझे सिर्फ रैंडम भविष्यवाणियां नहीं लगती, मुझे इसमें कुछ खास मनोवैज्ञानिक। आपने बिल्कुल सही नोटिस किया है। ये ब्रह्मांडीय मौसम हर मनोवैज्ञानिक सांचे के साथ अलग तरीके से प्रतिक्रिया करता है। अगर हम राशियों को उनके मूल तत्वों जैसे कि अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल, इनके आधार पर विश्लेषित करें तो ये पैटर्न एकदम साफ हो जाता है। ठीक है, तो फिर इसे समूहों में, ग्रुप्स में बांटकर देखते हैं। पहला समूह वो है जिसकी थीम आज एक्शन, सफलता और धन लाभ की है। जी। वृषभ राशि के लिए धन लाभ के बहुत ही स्पष्ट संकेत दिए गए हैं, हालांकि खर्च पर नियंत्रण की एक चेतावनी भी है। धनु राशि को भाग्य का पूरा साफ मिलने और रुका हुआ धन वापस मिलने की बात कही गई है। कुंभ को नया अवसर और नई शुरुआत मिल रही है। मेष का आत्मविश्वास चरम पर है और रुके काम पूरे हो रहे हैं। और मिथुन को नई योजनाओं में भारी सफलता मिल रही है। जी। ये पूरा समूह आज बहुत ही आक्रामक और अचीवमेंट वाले मोड में है। ऐसा क्यों है कि सूर्य की ऊर्जा इन खास राशियों को इतना आगे धकेल रही है? इसके पीछे का तर्क सीधे तौर पर सूर्य की प्रकृति में छुपा है। देखिए, सूर्य खुद एक अग्नि तत्व है। ओके। इसलिए जब वो मेष या धनु जैसी अग्नि प्रधान राशियों या फिर मिथुन और कुंभ जैसी वायु प्रधान राशियों के संपर्क में आता है। अच्छा, वायु मतलब हवा जो आग को और भड़काती है। बिल्कुल, आपने एकदम सही लॉजिक लगाया। तो परिणाम स्वरूप अत्यधिक सक्रियता, आत्मविश्वास और बाहरी दुनिया में सफलता देखने को मिलती है। ऊर्जा का प्रवाह पूरी तरह बाहर की तरफ होता है। ये तो बहुत लॉजिकल है। लेकिन वही ऊर्जा जब दूसरे समूह से टकराती है तो परिणाम बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं। हाँ, वहाँ थोड़ा संघर्ष है। स्रोत के अनुसार कुछ राशियों के लिए आज का दिन सावधानी और बहुत ज्यादा मेहनत की मांग कर रहा है। वृश्चिक राशि वालों को सीधे तौर पर विवादों से बचने और शांत रहने की चेतावनी दी गई है। जी। मकर राशि वालों के लिए आज भारी व्यस्तता और तनाव से बचने की सलाह है। और कन्या राशि के लिए कहा गया है कि सफलता तो मिलेगी, लेकिन उसके लिए उन्हें सामान्य से बहुत ज्यादा पसीना बहाना पड़ेगा। हाँ। यहाँ सूर्य की ऊर्जा इतनी भारी क्यों महसूस हो रही है? क्योंकि यहाँ सूर्य की वो उग्र ऊर्जा पृथ्वी तत्व जैसे कि मकर और कन्या या जल तत्व जैसे कि वृश्चिक, इनके साथ घर्षण या कहें फ्रिक्शन पैदा कर रही है। घर्षण? कैसे? देखिए, पृथ्वी तत्व स्वभाव से धीमा और स्थिर होता है, इसलिए जब उस पर अतिरिक्त ऊर्जा का दबाव पड़ता है तो वो मेहनत और व्यस्तता में बदल जाता है। ओहो, मतलब आग ने जमीन को तपा दिया। बिल्कुल। और वृश्चिक जैसी गहरी जल राशि में जब सूर्य की आग जाती है तो वो एक तरह का भावनात्मक उबाल पैदा कर सकती है। पानी उबलने लगता है। हाँ, इसलिए उन्हें विशेष रूप से विवादों से बचने की चेतावनी दी जाती है। ये एक बहुत ही शानदार विश्लेषण है। और फिर एक तीसरा समूह भी है जिनका फोकस आज बाहरी दुनिया या पैसे पर नहीं बल्कि अपनी आंतरिक शांति और रिश्तों पर है। जी, उनका फोकस अंदर की तरफ है। कर्क राशि वालों को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने को कहा गया है ताकि पारिवारिक सुख बना रहे। तुला राशि वालों के रिश्तों में मधुरता आने और यात्रा के योग बन रहे हैं। मीन राशि वालों का मन पूरी तरह से शांत और आध्यात्मिक रहने वाला है। और सिंह राशि, जो कि खुद सूर्य की अपनी ही राशि है, उसके लिए आज का दिन मान सम्मान में वृद्धि लेकर आ रहा है। और यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो यह है कि इन अलग अलग प्रभावों को संतुलित करने के लिए जो उपाय सुझाए गए हैं वे भी उतने ही विशिष्ट और एकदम सटीक है। हाँ। स्रोत ने उपायों को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा है, दान और मंत्र जाप। यहाँ पर बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। मतलब मैं स्रोत को पढ़ रहा था और मैं सच में हैरान रह गया कि उपाय कितने टेलर मेड हैं, एकदम कस्टमाइज्ड। बिल्कुल। जैसे दान वाले हिस्से में वृषभ को गुड़ दान करना है, कर्क को दूध, कुंभ को गरीबों को भोजन कराना है। लेकिन जो चीज मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचती है क्या? वो है कन्या और तुला के लिए दिए गए उपाय। कन्या राशि वालों को विशेष रूप से हरी वस्तु दान करने को कहा गया है और तुला राशि वालों को सफेद मिठाई ही दान करने को कहा गया है। मेरा मतलब है किसी व्यक्ति के दिन को बेहतर बनाने में हरे या सफेद रंग का इतना विशिष्ट महत्व कैसे हो सकता है? ये ज्योतिष का वो हिस्सा है जिसे हम आधुनिक भाषा में कलर थेरेपी या रंग मनोविज्ञान कह सकते हैं। ये पूरी तरह से ग्रहों के प्रतिनिधित्व पर आधारित है। कलर थेरेपी कैसे? इसे ऐसे समझिए, कन्या राशि का स्वामी बुध ग्रह है। ज्योतिष में बुध को बुद्धि, संचार
और हमारे नर्वस सिस्टम का कारक माना गया है और इसका रंग हरा है। ओके। तो जब कन्या राशि वाले को अतिरिक्त मेहनत और तनाव से गुजरना पड़ रहा है तो हरी वस्तु का दान असल में बुध की उस शांत और तार्किक ऊर्जा को अपने अंदर सक्रिय करने का एक मनोवैज्ञानिक ट्रिगर है। अरे वाह। इसी तरह तुला राशि का स्वामी शुक्र है। शुक्र विलासिता, सौंदर्य, प्रेम और सद्भाव का ग्रह है। हाँ। और इसका रंग सफेद है। सफेद रंग शांति का भी प्रतीक है। बिल्कुल। इसलिए सफेद मिठाई दान करने का मतलब है कि आप शुक्र की उस मधुर और संतुलित ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित कर रहे हैं। ये तो बहुत गहरा है। ये सब उन विशिष्ट ब्रह्मांडीय शक्तियों के बीच एक जटिल संतुलन बनाने का तरीका है। और यही कारण है कि मंगल से शासित वृश्चिक को साहस के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करने को कहा गया है और शनि से शासित मकर को शनि मंत्र पढ़ने को। ये सच में हैरान करता है कि कैसे एक व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक जरूरतों को रंगों, मंत्रों और दान के माध्यम से पूरा करने का एक इतना विस्तृत सिस्टम बनाया गया है। हाँ, ये एक पूरा विज्ञान है। लेकिन इन राशियों और ग्रहों के विश्लेषण से बाहर निकलकर अब हम उस चीज पर आते हैं जो इस पूरे स्रोत का सबसे आधुनिक और शायद सबसे विचारणीय पहलू है। आप डिजिटल पहलू की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। ये सारी जानकारी, ये पंचांग, ये रंग मनोविज्ञान, ये आज लोगों तक पहुंच कैसे रही है? हम यहाँ किसी पुराने कागजी पंचांग की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक डिजिटल स्रोत की बात कर रहे हैं। सही कहा। हम एक YouTube चैनल @भक्ति की शक्ति 47791 के कंटेंट का विश्लेषण कर रहे हैं। और इस माध्यम ने न सिर्फ जानकारी परोसने का तरीका बदला है, बल्कि लोगों के इसे ग्रहण करने और इस पर प्रतिक्रिया देने का पूरा परिदृश्य ही बदल कर रख दिया है। स्रोत के अंत में जो जानकारी दी गई है वो पूरी तरह से आज के जिसे अटेंशन इकोनॉमी कहते हैं उसकी भाषा है। बिल्कुल। चैनल दर्शकों से सीधे तौर पर अपील करता है। मैं आज स्रोत से पढ़कर बताता हूँ। वो कहते हैं, अगर आपको अपना राशिफल पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोजाना का राशिफल पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही ये चैनल का URL भी दिया गया है। एक टिपिकल कॉल टू एक्शन। हाँ, तो इस सब का असल में मतलब क्या है? एक तरफ हम अभी बात कर रहे थे अमृतकाल, आत्मा की शांति और सूर्यदेव के मंत्रों के, और ठीक उसी समय उसी सांस में हम एल्गोरिथम, लाइक बटन और नोटिफिकेशन बेल की बात करें हैं। एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रास्ट है ना? कैसे एक पूरी तरह से आध्यात्मिक और प्राचीन संदेश को डिजिटल एंगेजमेंट और ग्रोथ के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। इसके अलावा स्रोत में जय श्री राम जैसे अभिवादन का भी उपयोग किया गया है। हम यहाँ स्पष्ट कर दें कि हम किसी भी राजनीतिक विचारधारा या मान्यता का समर्थन या विरोध बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल नहीं। बल्कि हम सिर्फ एक वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव नजरिए से ये देख रहे हैं कि कैसे आधुनिक कंटेंट क्रिएशन में सांस्कृतिक और धार्मिक शब्दावली का उपयोग दर्शकों के साथ एक मजबूत भावनात्मक जुड़ाव बनाने के लिए किया जाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, तकनीक, आस्था और समुदाय के इस नए मिलन का। आप स्रोत में इस्तेमाल किए गए उन 2 खास सवालों को देखिए जो चैनल ने दर्शकों से पूछे हैं। आपकी राशि क्या है? कमेंट में जरूर बताएं। और क्या आज का राशिफल आपके जीवन से मेल खाता है? हाँ, मैंने भी ध्यान दिया इस पर। ये सिर्फ एल्गोरिथम को खुश करने के लिए कमेंट्स की संख्या बढ़ाने की कोई चालाक रणनीति भर नहीं है। ये लोगों को अपने जीवन पर विचार करने के लिए मजबूर करने का एक मनोवैज्ञानिक हुक है। ये बिल्कुल वैसा है कि वे नहीं चाहते कि लोग सिर्फ वीडियो सुने, एक पैसिव दर्शक बने और बस आगे बढ़ जाएं। वे चाहते हैं कि दर्शक रुकें, अपनी पहचान यानी अपनी राशि बताएं और अपनी कहानी साझा करें। और यही वो बिंदु है जहां ये डिजिटल स्पेस ये एक नए रूप में बदल जाता है। डिजिटल युग में ये जो कमेंट सेक्शन है ना, यही अब एक नया डिजिटल मंदिर या कम्युनिटी सेंटर बन गया है। डिजिटल मंदिर, ये अच्छा शब्द है ना? पहले के समय में लोग गांव में बरगद के पेड़ के नीचे या मंदिर के प्रांगण में बैठकर अपने सुख दुख, अपनी आस्था और दिन भर के अनुभवों को एक दूसरे के साथ साझा करते थे। एक फिजिकल कम्युनिटी होती थी। बिल्कुल। आज की इस भाग दौड़ भरी और अक्सर अकेली महसूस होने वाली दुनिया में वो बरगद का पेड़ ये YouTube का कमेंट सेक्शन बन गया है। क्या बात है। जब कोई व्यक्ति लिखता है कि मैं कन्या राशि का हूं और सच में आज बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, और कोई दूसरा अनजान व्यक्ति उसे रिप्लाई करके सहमति जताता है, तो एक कनेक्शन बन जाता है। हाँ,
तो वे दोनों एक अनजान डिजिटल दुनिया में एक पल के लिए गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। ये उन्हें एहसास दिलाता है कि वे अपनी समस्याओं में अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली नजरिया है, डिजिटल मंदिर, जहां जहां एल्गोरिदम और आस्था मिलकर एक नए समुदाय का निर्माण कर रहे हैं। शारीरिक रूप से हजारों मील दूर बैठे लोग उम्मीद और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के एक ही धागे से बंधे हुए हैं। बिल्कुल सही कहा। तो अगर हम आज के इस पूरे और बहुत ही शानदार गहन विश्लेषण को समेटे तो हमने एक बहुत लंबी और दिलचस्प यात्रा की है। जी। हमने देखा कि कैसे 22 मार्च 2026 के पंचांग का वो जटिल ज्यामितीय ढांचा अमृत काल के शुभ मुहूर्तों से लेके राहु काल की चेतावनी तक किसी के भी दिन को एक सुरक्षित और अनुशासित रूप देता है। हमने सूर्यदेव के उस महा उपाय के पीछे छिपे इंटेंशन सेटिंग और माइंडफुलनेस के मनोविज्ञान को समझा। जो तांबे के लोटे और लाल फूल के जरिए काम करता है। बिल्कुल। और हमने ये भी गहराई से समझा कि कैसे 12 राशियों के लिए अलग अलग फलादेश, चाहे वो मेष के लिए सफलता हो या कन्या के लिए मेहनत, वो असल में तत्वों के बीच का घर्षण है। हाँ, आग और पानी का खेल। ऊर्जा को संतुलित करने वाली एक बहुत ही प्राचीन कला थेरेपी है। और अंत में हमने इस बात का विश्लेषण किया कि कैसे ऐड भक्ति की शक्ति 4771 जैसे चैनल, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की अपील, और क्या ये आपके जीवन से मेल खाता है जैसे सवालों के जरिए YouTube के कमेंट सेक्शन को एक आधुनिक डिजिटल चौपाल या समुदाय में बदल रहे हैं। ये सच में प्राचीन ज्ञान और आधुनिक तकनीक का एक बहुत ही अद्भुत संगम है। आस्था और मार्गदर्शन का ये स्वरूप समय के साथ चाहे जितना भी बदल जाए, चाहे वो ताड़ के पत्तों पर लिखा हो या स्मार्टफोन की स्क्रीन पर चमक रहा हो, इसका मूल उद्देश्य आज भी वही है। क्या? इंसान को जीवन की अनिश्चितताओं के बीच थोड़ी थोड़ी सी उम्मीद देना और अपने फैसलों पर विश्वास करने की एक मनोवैज्ञानिक शक्ति देना। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन इस पूरी चर्चा को समाप्त करने से पहले एक ऐसा विचार है जो मेरे दिमाग में लगातार घूम रहा है। बताइए। जरा सोचिए, जब कोई सुबह उठ के अपने स्मार्टफोन पर पढ़ता है कि आज किसी से विवाद हो सकता है या अचानक से कोई रुका हुआ धन मिल सकता है, और फिर दिन ढलने पर जब डिजिटल चैनल उससे पूछता है कि क्या ये राशिफल आपके जीवन से मेल खाता है, तो क्या ये सच में ब्रह्मांड की कोई हजारों साल पहले की गई भविष्यवाणी है जो आज सच साबित हुई? एक बहुत ही गहरा सवाल है। या फिर क्या ये मनोविज्ञान का वो प्रसिद्ध प्लेसबो इफेक्ट, या जिसे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं, वो है? जहां इंसान खुद अपनी भविष्यवाणी सच करता है। बिल्कुल। जहां इंसान सुबह वो राशिफल पढ़ने के बाद अपने अवचेतन मन में, यानी सबकॉन्शियसली, अपने पूरे दिन के फैसलों, अपने व्यवहार और अपने देखने के नजरिए को उसी राशिफल के सांचे में ढालने लगता है। जी। मतलब अगर उसे विवाद की चेतावनी मिली थी तो वो हर छोटी बात पर ज्यादा प्रतिक्रिया देने लगता है और अंततः विवाद कर बैठता है। ये मुमकिन है। तो सवाल ये है, क्या इंसान सितारों में लिखा अपना भविष्य पढ़ रहा है, या सुबह जो उसने पढ़ा उस स्क्रिप्ट के आधार पर वो अवचेतन रूप से अपना भविष्य खुद लिख रहा है? उफ, ये एक ऐसा सवाल है जो मनोविज्ञान, हमारे अवचेतन मन की शक्ति और ब्रह्मांडीय ज्योतिष के बीच की उस बहुत ही बारीक रेखा को चुनौती देता है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे जीवन का असली नियंत्रण, वो रिमोट कंट्रोल, वो किसके हाथ में है, सितारों के या हमारे अपने दिमाग के? ये सच में एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर सकता है। और इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज का ये गहन विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। इस ब्रह्मांडीय और मनोवैज्ञानिक यात्रा में साथ जुड़ने और समय निकालने के लिए सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नए और दिलचस्प विषय और एक बिल्कुल नए नजरिए के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और नई चीजें सीखते रहें।